On 17 July 2022, Mr. Rupesh Kumar Singh, a renowned journalist, was arrested from his home in Jharkhand. He was arrested following a raid in his home since that morning. Mr. Rupesh Kumar Singh is known for his work, extensive reporting in the tribal areas of Jharkhand, especially in the Giridih district, which we know is one of the Naxal affected districts in the state. He has been covering tribal issues extensively. He has been covering police violence faced by the tribals quite a lot. And this is not the first time that he has faced a police action like this. In 2019 as well, he was arrested in Bihar. He was arrested by the Bihar police, after which he was released on bail after the police failed to produce a charge sheet in his name. And in 2022, again, he has been released. It's been almost a year that he is in prison now, and without bail, without any hearing. And today, for Indie Journal in Focus, we have with us Ipsa Shatakshi, his partner, his spouse. Ipsa जी, आपका स्वागत है आज के इंटरव्यू में. थैंक यू. आज हम इप्सा जी से बात करेंगे रुपेश कुमार जी की अरेस्ट के बारे में, पिछले 1 साल के बारे में, और आगे क्या होगा इस सब के बारे में. जैसा अभी मैंने कहा, सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि कैसा गया है ये पिछला 1 साल. ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है. पिछले जुलाई में रुपेश जी को अरेस्ट हुई थी. उसके बाद आप काफी वोकल रही है इस सब के बारे में, उनकी अरेस्ट के बारे में, उनकी जेल की कंडीशन के बारे में, उनके काम के बारे में भी. तो ये पिछला साल कैसे गुजरा है? ये 17 जुलाई से लेकर आज मतलब कंप्लीट 11 मंथ से ज्यादा हो चुके हैं. और ये पूरा साल जो है वो जिस तरीके से हमने स्ट्रेस फील किया है, बहुत ही ज्यादा वाला. और मेरे ऊपर तो आज भी मतलब बहुत मैं स्ट्रेस फील कर रही हूँ. हाँ, ये बात है कि जिस तरीके से रुपेश की गिरफ्तारी की गई है और जिस पर्पज से की गई है, मुझे लगता है कि ये जो है लोगों को डराने के लिए किया गया है. कि देखिए, जैसे कि आपने भी कहा भी इंटरव्यू में कि वो जो है खास करके जो नक्सल अफेक्टेड जो एरियाज हैं वहाँ पे जो चल रहा है सीआरपीएफ का और भी जो सुरक्षा बल हैं, जो वहाँ पे जमीन लेने के लिए सरकार द्वारा उतारी जाती है, उन फोर्सेस को वहाँ उतारा जाता है. तो वो लोग जिस तरीके से दमन करते हैं वहाँ के आदिवासियों का या वहाँ के जो मूलवासी हैं उन लोगों का, तो इसके खिलाफ मतलब इसके खिलाफ जो वहाँ आंदोलन चलते हैं या जो लोग जिस तरीके से एक्ट करते हैं, या कैसे नक्सल बोलकर कैसे एक बेगुनाह को मार दिया जाता है. जो यहाँ झारखंड में आप बीते दिन अगर आप न्यूज भी पे भी ध्यान देंगे तो बहुत सारा आपको मिल जाएगा. उनको मार दिया गया था खूंटी के, सॉरी मैं भूल रही हूँ इलाका वहां पे. और बाद में ये बताया गया कि बाद में ये मानवीय भूल मतलब फोर्सेस द्वारा बोला भी गया कि ये हमसे गलती हो गई, हमें लगा कि वो एक नक्सली है लेकिन वो एक आम आदमी था. तो मतलब इस तरह से एक जो आम जो लोग हैं, एक जो इंसान है जो अपने परिवार के लिए कमा रहा है, खा रहा है, बहुत मुश्किल से किसी तरह परिवार का पालन पोषण कर रहा है, उन लोगों को टारगेट कर लेती है हमारी फोर्सेस, हमारी सरकार बहुत आसानी से. और जब इसके खिलाफ या इन चीजों को, इसके खिलाफ जो आंदोलन होते हैं या जो लोग कहते हैं और उन जो कह रहे हैं या जो आंदोलन हो रहे हैं उन चीजों को या ऐसी खबरों को जो लाइट में लाते हैं, जैसे मैं अगर झारखंड में लोग तो रुपेश कुमार सिंह हैं, तो वो जिस तरीके से खबरों को ला रहे थे तो इस कारण से टारगेट किए गए. और जिस समय अरेस्टिंग भी हुई है 7 जुलाई को, उसके पहले जो रिपोर्ट थी ये पॉल्यूशन वाला जो ग्रीटिस में उन्होंने जाके जो किया था, इंटरव्यू भी किया था उस बच्ची जो अफेक्टेड हुई थी पॉल्यूशन से, ट्यूमर हो गया था फेस पे, तो उनकी माँ से भी किया था. उस बच्ची को ले उनका उसका भी वीडियो जारी किया था ट्विटर पे, काफी रीचेज भी गई थी, लोग काफी उसको देख भी रहे थे. तो उसके बाद इनको अरेस्ट करके ले जाया जाता है. इसके बाद भी अरेस्टिंग के बाद उस समय तक जो 2019 में एक बार जो इनको रास्ते से उठा लिया जाता है, और 6 मंथ के अंदर जो उनका एक टाइम लिमिट है कि आप हाई 6 मंथ के अंदर आप जो है चार्जशीट दायर कीजिए, वरना डिफॉल्ट बेल पे रिहा कर दिया जाता है. तो रुपेश को डिफॉल्ट बेल ही दिया गया था. तो उसके बाद तो ये रिहा थे. उसके बाद जब 17 जुलाई को इनको जो अरेस्ट करके ले जाया गया, हमारे हाउस रेड के बाद 9 घंटे तक चला, टोटल पूरी प्रक्रिया चली. उसके बाद से इनको एक बोकारो के केस में फंसाया गया, एनआईए पटना के केस में फंसाया गया,
चाईबासा जो झारखंड का ही एक जिला है, वहां फंसाया गया। हम्म। और अभी इनको एनआईए पटना के केस में ही के तहत ही पटना के आदर्श सेंट्रल जेल में रखा गया है। और इन सारी चीजों के होते होते 2 मई 2023 इस साल 2 मई को हमारे यहाँ फिर मॉर्निंग में ही 5:30 बजे एक टीम पहुंच जाती है। हमें लगा कि ये एनआईए पटना की टीम है। मतलब मिलने के बाद लगा, पहले तो ऐसे बाहर से आवाज आई तो फिर हमने खोला तो देखा कि हम्म। 3-4 गाड़ियां खड़ी है, लोग हैं। हमने पूछा तो उन्होंने ये नहीं बताया एनआईए कहाँ, हमने पूछा भी नहीं, वो बताया कि बस हम लोग एनआईए से आए हुए हैं, आपके हाउस सर्च का हमारे पास पेपर है, हाउस सर्च करना है आपको। तो हाउस सर्च करने के बाद पेपर हमने देखा नहीं, थोड़ा हड़बड़ा भी जाते हैं ना हम लोग, और उस समय नींद हम्म। उंद में रहते हैं तो हड़बड़ा भी जाते हैं। तो उसके बाद पूरा जब 10 घंटे उन्होंने यहाँ बिताए हैं, 10 घंटे, ऐसे तो कोई कारण नहीं था, लेकिन जो पेपर है, किताब है, कॉपी है, या केस के कागजात हैं, या हमारे और भी पेपर्स हैं, वो लोग को लेकर बहुत गहराई से वो लोग देखते रहे, इसमें ही उनको ज्यादा टाइम लगा है। तो वो सब करने के बाद जब उन्होंने दिखाया, हमने कहा कि क्या हाउस रेट के लिए एनआईए कोई कागज नहीं लाती है? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं लाती है, आपको तो दिखाया था। मैंने कहा नहीं दिखाया था। तब मैंने देखा कि एनआईए रांची की टीम थी। हम्म। तब एनआईए पटना, एनआईए के एक केस में ऑलरेडी उनको लिया जा चुका है, रोहतास का कोई हाँ। केस है। जबकि सच्चाई है कि रुपेश अभी तक के लाइफ में कभी रोहतास गए ही नहीं है। अब एनआईए रांची की टीम जो है यहाँ हाउस रेड करके गई है। अब इससे तो साफ साफ मुझे पूरी की पूरी पूरा का पूरा ये लग रहा है कि अब एनआईए रांची का भी जो केस है, जो मामला है, मैंने पूछा कि क्या है, नहीं बताया उन्होंने। तो उसमें भी इनको जो है वो देर सवेर डालेंगे ही। तो यही चल रहा है, जब से उठाया गया है, तब से देखिए कि 4-5 केसेस उनके ऊपर थोपे जा चुके हैं। और जिस तरीके से इंट्रोगेशन के दौरान इनको कहा भी गया था कि हम लोग रुकने वाले नहीं हैं, आपको निकलने तो नहीं देंगे। ऐसा पुलिस ने कहा था उनसे? हाँ, इंट्रोगेशन के दौरान रुपेश ने अभी बताया था, जब मैं मिली थी तो कहा। इस वाली अरेस्ट के बाद, अभी पिछले साल के हाँ अरेस्ट के हाँ हाँ। बाद? हाँ हाँ हाँ, 22 के अरेस्ट के बाद। तो कुछ होते हैं, ओके। कुछ ऑफिसर्स ऐसा भी कहते हैं कि आप देखिए, आपको आप पे हम लोग कितने सारे केस लगाने वाला, आप बस देखते जाइए। और मतलब उनका कहना, हो सकता है इंट्रोगेशन के दौरान उनका एक ये रहे कि नहीं, इस तरह से लोग बोलते हैं, लेकिन जब दिख रहा है वो, तो जाहिर सी हम्म बात है कि एक प्लान के तहत ही चल रहा है। जबकि यही जब जो हमारे सीएम है झारखंड के, हेमंत सोरेन जी, ये रुपेश के बहुत सारे ट्वीट पर उन्होंने एक्शन भी लिया है, हम्म रिट्वीट किया है, एक्शन लिया, एक्शन देने को कहा है। बहुत सारे जो है पुलिस ऑफिसर्स ने लिया है, सीनियर ऑफिसर्स ने, कि हाँ देखिए ये मतलब जो कुछ भी अगर डाला है इन्होंने कि यहाँ पे देखिए इस तरह का प्रॉब्लम है, तो उसको रिट्वीट भी करके उस पर किया है। लेकिन पता नहीं अचानक से ये कैसे फिर से उनके लिए एक हम्म। खतरा साबित होने लगे। और सबसे आप। एक बुरी बात है ये कि अभी यूएपीए भी बहुत ही मतलब आसानी से लगा दिया जाता है ना। ये जैसे हम एक किसी को प्रोत्साहित करने के लिए हो ना, प्रोत्साहन के लिए जो हम्म स्कूल में हम लोग करते थे, तो चलिए एक एक पेन बांट दिया गया। जस्ट लाइक ये डराने के लिए भी जो है फट से यूपीए लगा दिया जाता है। हम्म। तो आपने मेंशन किया अभी बात करते वक्त कि उनकी एक जो स्टोरी थी जो इस सबसे पहले आई हम्म। थी, और आई थिंक जस्ट 2 दिन पहले, अरेस्ट के जस्ट 2 दिन पहले 2 दिन स्टोरी पहले। आई थी। हम्म। उन्होंने एक वीडियो भी ट्वीट किया था, तो वो स्टोरी क्या थी? उसके बारे में आप थोड़ा डिटेल में अगर बता पाएंगे तो। ये गिरिडीह के इलाके की थी, तो वहां पे गिरिडीह में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। एक्चुअल में वो किसी ने फोन करके बताया था रुपेश को। हम्म वो नहीं कुछ, तो किसी ने बताया था फोन करके रुपेश को कि यहाँ पे देखिए पॉल्यूशन का इस तरह का मामला है, और आप आकर जो है इसको थोड़ा सा इसको हाईलाइट कीजिए, हम लोग बहुत परेशान हैं। वहाँ गांव वाले लोगों ने कहा था। तो वहां जब हम्म गए तो वहां पे वही पॉल्यूशन को ही उन्होंने जो है कवर किया था। वहां पर एक बच्ची थी, 7-8 साल की बच्ची थी, उसके चेहरे पे बहुत बुरी तरह से ट्यूमर फैला हुआ था। और उसको लेकर जो है मतलब इन्होंने ट्वीट भी किया, और ट्वीट पढ़ने के बाद यहाँ मेडिका बहुत मतलब कि एक अच्छे हॉस्पिटल के रूप में जाना जाता है, वहाँ के डॉक्टर, हम्म रिम्स के डॉक्टर, इन लोगों ने मदद के लिए भी कहा था। यहाँ तक हम्म कि सोनू सूद की जो टीम है, उन्होंने भी एक दिन पहले ही इनसे संपर्क किया था, रुपेश से, उसको लेकर कि हम मदद के लिए जो है आगे आएंगे। और कुछ लोगों ने कुछ लोग जाकर शायद उनके परिवार से मिले भी थे, लेकिन तब तक दूसरे ही दिन अरेस्टिंग हो गई। मतलब हम लोग तो सोच भी नहीं पा रहे थे ना
रात को तो हम्म अभी बहुत काफी लोगों से बातचीत ही हुई थी, देर रात रुपेश बात भी कर रहे थे। और मॉर्निंग में जो है मतलब संडे था, मैं स्कूल में उस वक्त पढ़ा रही थी, तो मेरी भी छुट्टी थी। हम लोगों ने प्लान किया था, हमारा इकलौता बेटा है अग्रिम, उसके लिए कुछ खरीदारी करने का हमने प्लान बनाया था कि कल संडे है। और रुपेश भी इस रिपोर्टिंग को लेकर 3-4 दिन से काफी जो है भागदौड़ में ही थे, घर में हम्म। भी थे, तो बातचीत कर रहे, इधर उधर टाइप कर रहे हैं। तो हमने कहा था कि संडे को बाबू के लिए कुछ कुछ है वो सामान लाना है, तो हम लोग जाकर लाएंगे साथ में मिलकर। ओके। और 5:30 बजे के लगभग में जो है पुलिस पहुंच गई। हम्म। और पहुंची भी थी, इतनी बड़ी फोर्स लेके पहुंची, पूरा जो है पूरा इलाके को उन्होंने छावनी की तरह कर दिया था। अरेस्ट के बाद क्या क्या हुआ, मतलब अरेस्ट के बाद अभी जो पूरा लीगल रिकोर्स इसके ऊपर जो लिया जाता है, तो अभी क्या क्या चीजें हो रही है। और हमने ये भी सुना कि जो जहाँ पे उनको, जिस जेल में उनको रखा गया है, वहाँ के कंडीशंस, वहाँ का खाना, इसके ऊपर भी काफी बातें सुनी। उसके बाद रुपेश जी, उन्होंने हंगर स्ट्राइक स्टार्ट की थी खाने की कंडीशन को लेकर। तो ये इस सब के बारे में क्या पता चला है अरेस्ट के बाद? हाँ, ये तो स्टार्टिंग में बहुत ही बुरा था। उनको जब 17 जुलाई को तो अरेस्ट किया गया, और उसके बाद 24 घंटे के बाद जाके डाला गया, शाम के वक्त जेल में डाला गया, सरायकेला खरसावा के जेल में। वहां पे जो है इनको पहले तो रखा गया था कुछ जो संक्रमित बीमारियों वाले जो लोग थे, जैसे मैंने ओ। पहले बताया था, कुष्ठ रोगी ये सब। हाँ, कुष्ठ रोगी थे, और हेपेटाइटिस बी के रोगी थे, टीबी के पेशेंट थे, उनके साथ रखा गया था। फिर काफी हमारे पहल के बाद जो है, हमारे कहने के बाद, बहुत ज्यादा एक्टिव होने के बाद उनको वहां से हटा दिया गया। लेकिन वहां से हटा के इनको आइसोलेट कर दिया गया। ओ। जब हाँ, तो हमने बहुत सारे पत्रकार साथी से भी मैंने बात की, तो बहुत लोगों ने वहाँ की जो जेलर जो थी उनको कॉल भी किया, तो वो सीधे सीधे जो है मतलब सब पे झूठ बता रही थी कि नहीं, वो कोरोना का टाइम है इसलिए हम उनको आइसोलेशन में रखे हुए हैं। जबकि किसी भी बंदी को, किसी भी प्रिजन को अंदर लेने के पहले, जेल में जाने देने के पहले उसका कोरोना टेस्ट किया जाता है। राइट। तो आइसोलेशन में रखने का कोई मीनिंग नहीं था। वो भी टूटे फूटे वाले घर में रख दिया गया था। वो पहले महिला वार्ड हुआ करता था, उसमें लोग, वहां के जो बंदी थे उसको कहते थे भूतहा हवेली, वहां ओ। रखा गया था। हाँ, फिर हमने खुद मैंने काफी लोगों को मेल किया, जेल आईजी से लेकर जो है ह्यूमन राइट को मेल किया, सब जगह, बहुत जगह से उनको जेल में जो अथॉरिटी को पे जब दबाव बनाया गया, तब जाके उस जगह को उन्होंने चेंज नहीं किया, उस पे भी थोड़ा सा अंतर कुछ लाया। और साथ में इनसे भी ज्यादा प्रभाव पड़ा, रुपेश जो है वो एक दिन के हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए थे 15 अगस्त को। उन्होंने कहा कि अगर जब हम्म। तक मुझे मतलब सही कंडीशन में नहीं रखा जाएगा, मैं हंगर स्ट्राइक पे रहूंगा, मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगा। तो जो जेल थी हिमानी प्रिया जेलर, वहाँ सुपरिटेंडेंट जो थी सरायकेला जेल की, तो वो खुद हम्म। आई और बोली कि ठीक है, आप खाना खा लीजिए दोपहर के वक्त में, आपको हम लोग ठीक ठाक आपकी स्थिति को कर देंगे। छत जो था, उसका रूफ जो था, वो 90% जो है पानी अंदर आ रहा था, सोचिए ऐसे कंडीशन में उन्होंने रखा था। मतलब बाहर में तो आप वो अभी तो लेके गए हैं घर से अचानक से उठा के, उसके बाद नॉन स्टॉप इंट्रोगेशन, उसके बाद फिर आप रखते हो ऐसा, मतलब वो जो संक्रमण वाली बीमारी वाले लोग हैं, उसके बाद फिर से इंट्रोगेशन के लिए आप पुलिस रिमांड फिर ली जाती है। पुलिस रिमांड के बाद फिर वापस लाया जाता है, तो फिर एक टूटे फूटे घर में रखा जाता है। जब बारिश के टाइम में, तब तक अगस्त आ जाता है, अगस्त के टाइम में बारिश स्टार्ट है, और उस टाइम जुलाई से स्टार्ट हो जाती है, उस टाइम हम्म। में बुरी तरह से पानी जो है 90% अंदर जा रहा है। तो ये सारी स्थिति में हमने बहुत, इसमें हमारे बहुत सारे जो जर्नलिस्ट जो भी साथी हैं, उन्होंने काफी मदद की थी। काफी लोगों ने फोन किया, बात करने की कोशिश की, तो एक दो लोगों से उन्होंने बात की, वहाँ की जो सुप्रिंटेंडेंट थी, बाद में उन्होंने कॉल उठाना ही बंद कर दिया। अब मेरा तो ब्लैक ओ। लिस्ट ही कर दिया था, ब्लॉक ही करके रख दिया था। उसके बाद रुपेश ने कहा कि कुछ तो उनकी जो बहुत ही बुरी हालत थी उसे थोड़ा सा सुधार लाया गया। लेकिन हम्म। फिर रुपेश ने कहा कुछ मांग को लेकर कि अच्छा खाना मिले, अच्छे तरीके से रखा जाए, सिर्फ अपने लिए नहीं, बाकी बंदियों के लिए भी। उन्होंने लेटर लिखा हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदया को, कुछ मांगों के साथ। वो लेटर मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ बाद में। तो उसमें लेटर के साथ किया कि इसमें जो है सुधार किया जाए, जेल की जो स्थिति है उसमें। और अगर ये सुधार नहीं होता है, तो ये जो 13 सितंबर से जो है
इस 13 सितंबर को ये भूख हड़ताल में बैठेंगे। उसके बाद से हम्म। ये अगर सुधार नहीं होता है तो ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में चले जाएंगे। जतिन नाथ दास जो हमारे क्रांतिकारी साथी थे, जिन्होंने हम्म। भूख हड़ताल में ही, हाँ, वो शहीद हो गए थे। तो उनकी शहादत दिवस के दिन से ही इन्होंने कहा। उसके बाद ये बस 12 को उन्होंने मुझे बताया, सॉरी 12 को नहीं, 9 सितंबर को इन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा मेरा जो है ये शेड्यूल है, क्योंकि उस समय सप्ताह में 2 दिन फोन करना अलाउ था। तो जेल से फोन आया, इन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है। मैंने उनको लेटर लिखा, लेटर पढ़कर सुनाया, जो हम लोगों ने भी, मैंने भी मेल किया था राष्ट्रपति को। तो बोला कि ये है और मैं ऐसा ऐसा करने की सोच रहा हूँ। जेल अथॉरिटी को भी मैंने बता दिया ये सारी चीजों के बारे में, उनके वाया उन्हीं के ये जो है भिजवाया भी हूँ, हम्म। लेटर को भेजने दिया हूँ। इसके बाद फिर 11 से ही उनसे बात होना, रुपेश के बारे में कुछ पता ही नहीं चलने लगा। 12 को फिर हमारे एक वकील हैं, तो मैंने कहा कि रुपेश को बात करना था, बात तो उन्होंने किया नहीं, आप जाके एक बार देखिए क्या है नहीं है। वो तो एक दिन रुक कर गए, जब वहां गए तो पता चला कि सरायकेला में के जेल में वो है ही नहीं। वहां के सिपाही ने बताया इनको जो है रांची, जो झारखंड की राजधानी है, वहां पर है, बिरसा के सेंट्रल जेल है, तो वहां भेज अच्छा। दिया गया है, और होटवार आपको जेल के इन्फॉर्म नाम किए से ज्यादा बगैर? फेमस। नहीं नहीं, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। उस वक्त तो मैं इतने स्ट्रेस में थी, मतलब लग रहा था वो अभी तक मैं सुनती थी सिर्फ कि दिमाग फट जाएगा। उस स्थिति को मैंने झेला, वो 4 दिन की कैसे वो एक स्थिति जाती है कि सच में लग रहा था कि मतलब क्या करूं, कहाँ से पता करूं, नहीं करूं, कैसे पता चलेगा कि वहां है नहीं है। तो फिर हम्म। मैं गई, यहाँ भी गई, होटवार जहाँ रांची में लाया गया, तो वहां मैं गई मिलने के लिए। तो वहां विजिट करने के लिए जो एप्लीकेशन लगाना पड़ता है, तो वहां उन्होंने बताया कि नहीं, अभी तो आपका टाइम पूरा नहीं हुआ, 15 दिन अभी पूरा होगा तभी आप मिल सकती हैं। मैंने कहा क्या वो यहाँ हैं? उन्होंने बोला हम्म। हाँ, यहाँ तो एंट्री है कि वो यहाँ है। लेकिन जब तक मैं खुद से बात नहीं कर पाई, मैंने पूछा कि क्या जेल में यहाँ पर फोन है, मतलब फोन अलाउ है, बंदी अपने फैमिली मेंबर से बात करते हैं? बोला हाँ बिल्कुल करते हैं। और सिपाहियों को इससे ज्यादा पता भी नहीं रहता है ना, वो बस ये हम्म। बता पाते हैं कि हाँ है। लेकिन यहाँ कुछ भी क्योंकि कोई फोन नहीं आया, कोई मीटिंग नहीं, मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर हम पता करें तो करें कैसे। सही है। फिर हमने तो ये एक हाँ एक पावर भिजवाया वकील के थ्रू, जो कि कम से कम साइन हो जाए तो उससे भी पता चल जाए कि हाँ वो प्रेजेंट है वहाँ। वो पेपर भी अंदर ही रह गया, या जिनके थ्रू भिजवाया गया था वो अपने साथ रख लिए थे। लेकिन मतलब ना वो आदमी भी, उनके साथ भी कुछ प्रॉब्लम आ गया, 4 दिन वो भी बात नहीं किए। तो एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल जो है वो समय रहा था। इसके पहले मैं अभी बीच में भूल गई, सरायकेला में ही 11 अगस्त को इनको लेके जाया गया था, बोकारो, बोकारो वाले केस में फंसाया गया था। वहां पर पुलिस रिमांड में लिया गया था 4 दिन के लिए। और वहां से वापसी के समय में, तो वहां पर पुलिस रिमांड में मैं भेंट भी की थी, जाके मैं मिली भी थी आमने सामने, मैंने हम्म। मुलाकात भी की थी। फिर पता चला कि अगले ही दिन उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा, वापस सरायकेला शिफ्ट कर दिया जाएगा। ओ। ओके। हाँ तो उसके बाद मैं बोकारो गई हुई थी, बोकारो में मेरा मायका है, मैं यहाँ रामगढ़ में रहती हूँ। तो हुआ कि अब तो रुपेश को भेज ही दिया जाएगा, मैं उनसे मिल ही चुकी हूँ, तो मैं वापसी के लिए थी, लेकिन तभी मैं ऑनलाइन पढ़ रही थी, न्यूज पढ़ रही थी। तो न्यूज में मैंने देखा कि बंदी को ले जाया जा रहा था, और जो वाहन है, वज्र वाहन वो कहते हैं, हम्म। वज्र वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बंदी रुपेश को भी चोट आई। अब ओ। ये पढ़कर तो दिमाग पूरा सन्न हो गया कि ये क्या हो गया। ये मतलब बहुत तरह के ख्याल दिमाग में आने लगे। तो उस समय भी मैं काफी लोगों से जुड़ के मतलब बात करना चाहिए, ये भी बहुत दिन के बाद जाके पता चला कि नहीं वो ठीक है, उतना कुछ मतलब ऐसे कोई चोट नहीं आई थी। तो यहाँ भी था कि चोट लगाए फिर भी जेल प्रशासन जो है वो ये नहीं कह रहा है कि आप एक बार बात करके घर में बता दीजिए कि सब ठीक है, या खुद से ही बता दे कि सब ठीक है। मुझे लगता है यूएपीए के अंडर पिछले कुछ सालों में काफी लोग जो जेल में हैं उनके उनमें से काफी लोगों के फैमिलीज ने यही कंप्लेन की है। उन्होंने यही बोला है कि जेल में क्या हो रहा है वो पता नहीं चलता। अगर उनको जो जेल में है उनको कुछ बीमारी हो गई, उनको हॉस्पिटल ले गए, उनको किसी और जगह पे ले गए, उनको कोर्ट में ले गए, इसके बारे में ना कि फैमिली मेंबर्स को बताया जा रहा है, ना कि उनके वकीलों को। तो यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि वही हो रहा है। हाँ वही हुआ था काफी, जब हम लोगों ने इधर मेल वेल करने के बाद, या काफी लोगों का जब अटेंशन मिला, तो जाके स्थिति थोड़ी सुधरी बाद में। जेल में ही है लेकिन बाद की स्थिति थोड़ी ठीक थी।
लेकिन स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा ही परेशानी झेलनी पड़ी है, बहुत ज्यादा वाली परेशानी, 3 4 5 महीने तो बहुत ज्यादा। तो ये मतलब एक मजाक बना दिया जाता ना, आप तो ठीक है, आप तो एक जेल को बोल रहे सुधारगृह है। तो आप ये समझो कि आपने, ठीक है, आपकी नजर में ही अगले ने कुछ भी किया है जो लगता है कि आपको नियम के अगेंस्ट जा रहा है, आप ले ही जा रहे हो, तो कम से कम आप उसे कहीं ट्रांसफर कर रहे हो। क्योंकि देखिए, हर फैमिली इतनी कैपेबल नहीं होती है कि वो हम्म। इतने खर्चे करके, और बगल में तो रहता नहीं है कि हमारे घर के बगल में जो है जेल है, कि हम बाय फुट जाके मिल के आ जा रहे हैं। लोग खर्चे करके पहुंचते हैं, और वो खर्चे हम्म। कहाँ से जुगाड़ करते हैं, आप जेल अथॉरिटी वाले हो या पुलिस ऑफिसर्स हो या जो भी रहे, आपको समझना चाहिए कि वो बहुत मुश्किल से खर्च को जुगाड़ करके वो अपने जो ये हमसे मिलने आ रहे हैं। तो कम से कम आप जैसे भी हो, आप या तो फैमिली मेंबर उनके जो नजदीकी, या तो उनकी माँ है या पत्नी है या हम्म। जो भी क्लोज है, उनको आप बता दीजिए, इन्फॉर्म कर दीजिए कि वहां नहीं है, इनको यहाँ ले जाया गया है। या तबीयत हम्म। खराब है तो आप एक बार एक कॉल के थ्रू या मैसेज के थ्रू आप उनको इन्फॉर्म कर दीजिए, या वकील को इन्फॉर्म कर दीजिए। तो ऐसा राइट। कोई यहाँ कुछ सिस्टम है ही नहीं, कोई सिस्टम नहीं है। मतलब वो बंदी नहीं होके लगता है मुझे, जैसे वो हम लोग देखते थे ना, वो गुलाम के समय में जब लोगों को गुलाम बनाया जाता था, ये वैसे बिहेव करते हैं। आई वुड लाइक टू गो अ बिट इन द पास्ट अभी, कि अरेस्ट के भी पहले एक और चीज की वजह से आपका नाम और रुपेश जी का नाम जो है वो न्यूज में आया था, और वो है पेगासस स्पाईवेयर। ये इजरायली स्पाईवेयर जिन जिन लोगों के फोन को उसने इन्फेक्ट किया है, सो पूरी दुनिया में दुनिया भर से लिस्ट आई थी कि जिसमें काफी सारे नाम थे जिनके फोन्स में ये स्पाईवेयर इंस्टॉल करा गया है, या फिर फोन में ये स्पाईवेयर है, और उनपे उसका यूज किया जा रहा है, ऐसा सामने आया था। तो उसमें रुपेश जी का नाम था, उसमें आपका भी नाम था। उसके बाद इसके ऊपर जांच भी हुई, एक कमेटी भी बनी उसके लिए, रुपेश जी का फोन भी दिया था टेस्टिंग के लिए, उसमें जो पेगासस है, उसमें जो हम्म। स्पाईवेयर है, तो उसके बारे में जांच करने के लिए। तो इस जांच का आगे क्या हुआ? तो यहाँ हमारे घर से 3 फोन को मतलब वहां पर लिया गया था, सबमिट किया गया था हमने। तीन हम्म। नंबर हमारे थे, सर्विलांस पर रखे गए थे, तीनों को हमें सबमिट किया था। हमारा जो है वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हमारा बयान भी दर्ज कराया गया था। जो उन्होंने जो टीम बनाई थी वो सारे मेंबर वहां पर थे। लेकिन जांच के बाद तो कुछ ये नहीं आया, बस ये बताया गया कि कुछ फोन में पेगासस है, ये नहीं कंफर्म, वो नहीं कर रहे पेगासस जैसे जो है वो स्पाईवेयर पाए गए हैं। ना तो हम्म। फोन नंबर्स के किसमें पाए गए इसको पब्लिक किया गया, ना हमें भी कुछ बताया गया। मतलब अगर मैं देखूं तो एज ए पैटिशनर मुझे कुछ नहीं पता है मेरे फोन में था क्या नहीं था, हम्म। या था तो क्या क्या चीजें उन्होंने मतलब कि ली है नहीं ली, कुछ भी पता नहीं है, जबकि हम लोग हाई कोर्ट में पिटिशनर रहे हैं। मतलब आपको कुछ इसका भी नहीं जानकारी नहीं दी गई इसके बाद में? कोई भी जानकारी नहीं मिली। लेकिन बस न्यूज ये में हमने कितना। देखा कि उसको उसको जो है उतना डिस्क्लोज जो है नहीं किया गया, उतना हम्म। ओपन नहीं किया गया कि हाँ क्या हुआ नहीं हुआ। बस ऐसी चीज पाई गई है, कुछ फोन नंबर्स में पाई गई है। पर्सनली तो मुझे कुछ नहीं पता है इस बारे में, ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन ये कितना डरावना हो सकता है, मतलब कि ऐसा पता चले कि आपके फोन में ऐसा कुछ स्पाईवेयर है, उसको पता चल रहा है, आपकी हर एक एक्टिविटी के बारे में उसको पता चल रहा है, तो आपको आपकी क्या रिएक्शन थी ये समझ में आने के बाद? उस समय तो जाहिर सी बात है कि मतलब कहते हैं बहुत बड़ा झटका लगना उस टाइप से हुआ। मतलब ये हम लोग एक 19 की गिरफ्तारी के बाद से मैं थोड़ा थोड़ा तो कुछ कुछ तो समझने लगी थी कि हमारे फोन को जो है वो सर्विलांस पर रखा जाता है। लेकिन हम्म। मुझे लगा कि जो होता है कुछ पुलिस ऑफिसर्स जो हैं तो वो लोग अपने, या एजेंसीज जो हैं वो रखती होंगी कि किनका फोन आ रहा नहीं आ रहा, इस टाइप से कुछ भी। लेकिन ये इतने बड़े तौर पे जासूसी कराने की जा रही है, और हम लोग उस लायक भी है कि इतने बड़े तौर पे हमारी जासूसी की जाए, तो ये जानकर तो सच में बहुत ज्यादा मतलब चिंता भी हुई कि इतना ज्यादा मतलब फोन को इतना किया जा रहा है, तो पता नहीं हमारे लाइफ में क्या क्या किया जा सकता है या क्या क्या किया जा रहा होगा। हम्म। मतलब हम तो इससे बिल्कुल भी अनजान है ना। राइट। तो ये बहुत ही हॉरेबल था, बहुत ज्यादा डरावना। तो ये रहा पेगासस के बारे में। इस सब के चलते और इस सब के बाद ये जो एक्शंस हुई है 2019 में, जो
एक्शन हुई, उसके बाद अभी लास्ट ईयर जो एक्शन हुई, आपको क्या लगता है ये कहाँ से आया हुआ है? ये किसको नाराज किया है रुपेश जी ने? केंद्र सरकार या फिर केंद्रीय एजेंसीज की तरफ से ये एक्शंस हो रही है, स्टेट एजेंसीज की तरफ से एक्शन हो रही है? और उन्होंने पुलिस वायलेंस के बारे में भी काफी रिपोर्टिंग की है झारखंड में। आई थिंक एक जो गिरिडीह में ही एक आदिवासी का पुलिस मुर्शिदाबाद। की ओर से मर्डर हुआ था, और उसके बाद उसको वो नक्सलाइट है ऐसे बोला गया था। लेकिन जब रुपेश जी ने ही जो स्टोरी की थी उसमें उन्होंने कहा था कि वो बस वो नक्सलाइट नहीं थे और उनको गलत तरीके से मारा गया था इसमें। तो इस तरीके की उन्होंने रिपोर्टिंग काफी की हुई है। तो आपको क्या लगता है ये सब जो एक्शन उनके ऊपर हो रही है, उनको यूएपीए लगाया गया है, उनके माओवादी संगठनों से कनेक्शन है ऐसे बोला गया है, तो कौन नाराज है उनके ऊपर ऐसे आपको लगता है? मुझे लगता है कि ये स्टेट और सेंट्रल दोनों ही नाराज हैं इनसे। हम्म। क्योंकि सही है कि मुझे कुर्सी चाहिए, मुझे कुर्सी चाहिए, ये एक मतभेद दोनों में, या जो भी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं इस तरह की हैं, जो भी अभी सत्तारूढ़ हैं और या फिर विपक्ष में बैठती हैं, तो ये हो सकता है। लेकिन जो कॉमन चीजें हैं जो दोनों में हम्म। देखने को मिलेगी, वो कॉमन चीजें यही है कि दोनों ही कैपिटलिस्ट के लिए काम करती हैं। तो चाहे सरकार किसी की हो, क्योंकि जो भी सरकारें बन रही हैं अभी तक, जितनी भी सरकारें बनी हैं, उनका आप देखेंगे तो ठीक है, थोड़ा दमन कम रहा, ज्यादा रहा, ये हो सकता है। लेकिन सब एक ही लाइन पे काम करती हैं। सारी सरकारों का काम एक ही लाइन पे रहता है, और उनका पूरा फोकस यही होता है कि कैपिटलिस्ट को फायदा पहुंचाना, और उनको फायदा पहुंचा के खुद फायदे में रहना। हम्म। आम जनता के लिए जो है वो कितना काम कर रही है, वो तो हम सब जान रहे हैं और देख रहे हैं। और जब से बीजेपी आई है सेंटर में, तब तो खैर कुछ कहना ही नहीं है, चीजें जिस तरह से हो रही हैं। और एक जो ये लोग जो यूएपीए जो लगा देते हैं, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटी, तो क्या आप अनलॉफुल जो कह रहे हैं, तो कानून और संविधान की आप बात करते हैं, और आप ये दिखा रहे हैं कि सामने वाला जो है वो कानून से बाहर जाके काम कर रहा है, कानून के खिलाफ काम कर रहा है, संविधान के खिलाफ काम कर रहा है। संविधान में क्या लिखा हुआ है? अगर हम उसकी प्रस्तावना को ही देखें तो क्या है? वहां तो साफ साफ जो है वो सामाजिक समता, आर्थिक समता के बारे में बात की गई है, कि सारे लोगों को इकोनॉमिकल और सोशल जो है वो इक्वलिटी मिलनी चाहिए। इसके लिए हम जो है कोशिश करेंगे, इसी के कारण से हमने हम्म। जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो है अडॉप्ट किया है। और दूसरी बात कि इसमें और एक चीज है, धर्मनिरपेक्षता की बात है। लेकिन आप अभी देखिए कि जो लोग हिंदू धर्म बनाने की बात कर रहे हैं, उनको जो है सुरक्षा दी जा रही है, वाई श्रेणी की सुरक्षा दी जा रही है, जेड श्रेणी की सुरक्षा दी जा रही है। और जो लोग इन चीजों को लेकर चल रहे हैं, जो आर्थिक समानता की आप बात करते हैं, और आपने जो एक पिलर बनाया है, जो फोर्थ पिलर आप कहते हैं लोकतंत्र का, उसको आपने, ये संविधान ने ये अधिकार दिया है कि आपके तीनों पे जो तीनों जिस तरीके से जो काम कर रही हैं, बाकी जो तीन पिलर जो हैं जो काम कर रहे हैं, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, वो आप इनकी बात जनता तक पहुंचाएंगे। और जो इनकी बात जनता तक पहुंचा रहे हैं, आप उनको सीधे यूपीए लगा दे रहे हैं। तो हम्म। गैर संवैधानिक काम आप कर रहे हैं, या आप इन जिनको फ्रेम कर रहे हैं वो कर रहे हैं? सबसे बड़ी राइट। बात है। आप देखिए कि अगर हमारे देश की सबसे बड़ी खूबसूरती, ये लोग बहुत बड़ा एक चीज, एक हवा दिखाते हैं कि ये लोग लोकतंत्र पे विश्वास नहीं करते हैं, ये नहीं करते, वो नहीं करते। लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है वो क्या है? टॉलरेंस पे काम करने की, टॉलरेंस पॉलिसी पे काम किया जाना। और आज जो है सरकारें क्या कर रही हैं, वो तो कुछ चीजों को ही बर्दाश्त नहीं कर रही हैं, वो तो हम्म। कंप्लीट जो है डिक्टेटरशिप अपना रही हैं। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि संवैधानिक काम कौन कर रहा है और गैर संवैधानिक काम कौन कर रहा है। लेकिन बात है कि जब सरकार खुद गैर संवैधानिक कामों में लिप्त हो जाए, तो उनको तो संवैधानिक काम करने वाले से खतरा दिखेगा, और उन्हीं को ही बताएंगे कि कानून के खिलाफ जाके काम कर रहे हैं, संविधान के खिलाफ कर रहे हैं, देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो मैं तो यही चाहूंगी, जो कि अभी हाल में सीपीजे ने भी डिमांड किया है, सीपीजे की एक रिपोर्ट आई है कि रुपेश के साथ साथ बाकी के जो 5 पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनको हम्म। रिलीज करने की इन्होंने डिमांड की है। और मैं भी इसी डिमांड पे चलती हूँ, और उसमें भी कुछ नाम है जो छूट छूट से गए होंगे, उनके बारे भी इसमें ऐड किया जाए।
और इन लोगों को इमीडिएटली जो है वो रिलीज किया जाए, अनकंडीशनली रिलीज किया जाए। जो भी इन पे लगाए गए हैं, जो भी बेबुनियाद जितने भी आरोप इन पे गढ़े गए हैं, उनको खारिज किया जाए और इनको बिना शर्त रिहा किया जाए, सारे लोगों को। एग्जैक्टली मतलब सिर्फ काम करने के लिए अगर किसी को इस तरह की कार्रवाई फेस करनी पड़े तो कार्रवाई ये फेस बहुत करनी ही पड़े, अनफॉर्चुनेट है। बुरा बहुत। हाँ। हाँ, आपने अभी सीपीजे का नाम लिया कि सीपीजे ने अभी एक पत्र लिखा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएस विजिट करने जाने वाले हैं, तब जाएगा, हाँ। उन्होंने यूएस अथॉरिटीज को ये पत्र लिखा है ये कहने के लिए कि आप प्राइम मिनिस्टर को इंसिस्ट करिए कि ये हम्म। जो जर्नलिस्ट है जिनको जेल में रखा हुआ है उनको छोड़ दिया जाए, उनके ऊपर के चार्जेस हटा दिए जाए। इससे पहले भी और भी इंटरनेशनल लेवल की संस्थाएं हैं जिन्होंने इस तरीके से अपील की हुई है। तो जी। इंटरनेशनली अगर इस तरीके का प्रेशर बिल्ड हुआ या फिर आपको लग रहा है कि वो हो रहा है क्योंकि ये संस्थाओं की तरफ से आ रहा है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे अगर और इस तरीके का और संस्था इसके ऊपर अगर बोली और जगहों पे ये अगर बात इसके ऊपर चर्चा शुरू हुई, तो आपको लगता है कि इसका कुछ असर हो सकता है यहाँ पे? देखिए, होना तो चाहिए, लेकिन अभी तक जो मैंने देखा है, जो मैंने अभी तक ध्यान दिया है, तो अभी तक हुआ नहीं है। हम्म। होना तो बिल्कुल चाहिए, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार जो है वो बदले की भावना से काम कर रही है, और वो उनके कान पे जूं भी नहीं रेंगने वाला है कि कहाँ क्या। क्योंकि आप देखिए, उसके पहले भी जो भीमा कोरेगांव केस में जो भी एक्टिविस्ट जिनको डाला गया, उनको भी लेकर कितना सारा मुहिम चलाया गया। लोगों ने देश विदेश में कितना सारा लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि इनको रिहा किया जाए, इसके लिए डिमांड की, इनकी गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन किया। लेकिन वही रिजल्ट है, ढाक के तीन पात। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। जब सोशली कम से कम लोग इतना अगर फोर्स करे या आवाज उठा रहे हैं, तो उन पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। सही है। और ये जो लोकतंत्र, हाँ, ये जो लोकतंत्र पे खतरा दिखाते हैं कि लोकतंत्र पे खतरा है, लोकतंत्र पे खतरा है। आप हाल में जो है हम लोग देख सकते हैं, मैं नाम भूल रही हूँ, ट्विटर के जो फाउंडर हैं, हम्म। जो एक्स जो थे, उनका जैक भी आप डॉर्सी। देखिए जो हाल में आया हुआ है। हाँ, कि उन्होंने क्या कहा है, किस तरीके से इवन ट्विटर पे फोर्स, मतलब कि दबाव बनाया गया है कि आप ऐसा करो, आप ये ना करो, वरना आपके यहाँ जो है रेड करवा देंगे, आपके लोगों को ये कर देंगे। राइट। मैंने इंटरव्यू की शुरुआत में आपसे पूछा था कि पिछला पिछला एक साल कैसे रहा है। अभी मैं वापस आपको वो सवाल पूछना चाहूंगी कि जब से अरेस्ट हुई है तब से आप इस सब के बारे में वोकल रही है, आप रुपेश के अपडेट्स सोशल मीडिया पे सबको दे रही है, आप इसके बारे में बात कर रही है। और सिर्फ रुपेश कुमार सिंह नहीं, लेकिन उनकी तरह बाकी जो जर्नलिस्ट अरेस्टेड है, बाकी जो जर्नलिस्ट को एक्शन फेस करने पड़ रहे हैं, उसके बारे में भी आप बात कर रही है। और इसके साथ ही आपको आपकी और आपके परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अकेले संभाल रही है, आपके बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी आप अकेले संभाल रही है। तो ये सब कैसे मैनेज हो रहा है, ये सब कैसे चल रहा है, और आप इस समय क्या कर रही है? देखिए, अरेस्टिंग के बाद भी मुझे इस बात की खुशी होगी कि लोगों का सपोर्ट जो है वो मुझे मिलता रहा। लेकिन जैसे हम देखते हैं कि सोसाइटी में हमेशा एक तरह के लोग ही नहीं होते हैं। जिस स्कूल में मैं पढ़ा रही थी, इस साल मैंने ज्वाइन जहाँ हम्म। किया हुआ था, तो वहाँ कुछ समय तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन कुछ मंथ के बाद जो है, अब पता नहीं उन लोगों को किसी ने डराया धमकाया या फिर हम्म। खुद उनके दिमाग की उपज थी, ये तो मैं नहीं कह पाऊंगी। लेकिन वो धीरे धीरे कन्नी काटने लगे, और मुझे ये बताने लगे कि देखिए, आप चाहे चाहे आपका ध्यान जो है वो आपके काम पे नहीं हो रहा है। ऐसे तो आप बहुत हमारे जो है बहुत ही एक अच्छी एम्प्लॉय रही हैं, लेकिन अभी आप काम पे ध्यान नहीं दे पा रही हैं, क्योंकि और उनका कहना था कि देखिए मैडम, पैसे तो कमाने के लिए पूरा जीवन पड़ा हुआ है, आप अपने हस्बैंड पे ध्यान दीजिए, उनको जेल से निकालने के बारे में सोचिए, और अभी आप जो है डिसकंटिन्यू कर लीजिए। तो मैंने लीव का एप्लीकेशन दिया, लेकिन लीव को उन्होंने डिसकंटिन्यू करा दिया, बोला कि अभी आप छोड़ ही दीजिए काम को, बाद में फिर आप आइएगा जब, तो सोचा जाएगा। तो इस तरीके से काम से मतलब मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा। हाँ, घर में ट्यूशन है तो वो चल रहे हैं, और ट्यूशन से भी ठीक ठाक चलते रहते हैं, लेकिन फिर बीच में अच्छे ही चल रहे थे, लेकिन फिर बीच में ये 2 मई को लोग आए, तो ये सब कहीं ना कहीं तो बहुत ज्यादा मतलब डिस्टर्ब भी कर रहा है। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ उनके बीच में तालमेल बिठाने की। हमारा जो बेटा है, एक ही बेटा है, 5, इस बार 6 साल का हो जाएगा। उसका पिछला बर्थडे भी रुपेश ने मतलब ये नहीं किया था, अटेंड नहीं कर पाए थे वो, जबकि सॉरी,
No, I'm sorry. Please take your time. I don't think we can understand. We can all understand. Maybe some of us can कि आप किस emotions से गुजर रही है, आप किस condition से गुजर रही है. You have nothing to be sorry about, ma'am. It's you are doing great. तो अभी जो है तो लेकिन इस बात की खुशी है कि बेटा भी समझ रहा है चीजों को, वो भी गर्व महसूस करता है। बहुत ही कम उम्र में एक्चुअली उसको ये समझना पड़ रहा है, लेकिन हाँ बिल्कुल। ही इज प्राउड, और वो भी सीख रहा है इसमें से। और वो जब भी, हाँ जब भी हम लोग मिलने भी जाते थे, जब से यहाँ जब थे रांची में, अभी तो पटना में मुझे 2 महीने हो गए, मैं नहीं मिल पाई हूँ उनसे आमने सामने। लास्ट हम लोग 4 अप्रैल को मिले थे। उसके बाद से गर्मी, चूंकि उनको जब ट्रांसफर किया गया उसके बाद से काफी गर्मी है। बेटे को छोड़ के हम्म मैं जा नहीं सकती हूँ, रहना भी नहीं चाहेगा, और ज्यादा गर्मी के कारण मैं उसे लेके भी नहीं जा पा रही हूँ। हम्म लेकिन इस बात की खुशी है कि मैं उसे समझा पा रही हूँ और वो समझ भी पा रहा है कि जैसे हम्म कोई भी हमारे घर में आते हैं तो वो कहता है सबसे पहले, जैसे वो खुद मुझे भी कह रहा था कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं, पत्रकार है ना? तो मेरे फादर भी जर्नलिस्ट हैं। तो मैंने कहा हाँ पत्रकार है, पर लेकिन मेरे पापा के इतने बड़े पत्रकार नहीं है, क्योंकि उनको पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया। और यस पिछले जो हाउस रेड में लोग आए थे तो वो अपनी चीजों को लेके बहुत पजेसिव हो गया। पिछले बार उसने देखा है कि बहुत सारी चीजें चली रही, जैसे हम्म लैपटॉप चला गया, पापा तो गए ही, हाँ लैपटॉप चला गया, और उसका कुछ फोटो वगैरह था, हार्ड डिस्क था, तो वो भी चला गया। तो हम्म उसे लग रहा है कि ये लोग आ रहे हैं सारी चीजों को ले जाने के लिए। इस बार वो काफी हम्म हाँ प्रोटेक्टिव हो गया। जैसे ऑफ उसका कोर्स। खिलौना एक होता है ना, हाँ जो ऑफिसर्स होते हैं वो प्यार भी करते हैं बच्चों को, चलिए क्या हम्म करे छोटे, क्या हो रहा है बेटा, और उसके खिलौनों को टच करने जा रहे हैं, प्यार से करने जा रहे हैं, और वो झट से खींच ले रहा है अपना खिलौना। उसे लग रहा है कहीं ये लेकर ना चले जाए। लेके चले जाएंगे, हाँ। हाँ, कि मैं तो कोशिश करती हूँ कि किसी के प्रति भी उसके दिमाग में कोई नेगेटिव इमेज ना बने, बिल्कुल भी ना बने। एग्जैक्टली। तो अभी हाँ, तो अभी इकोनॉमिकली जो है तो वो भी थोड़ा मुझे मैं ट्रबल फेस कर रही हूँ, लेकिन अच्छी बात है कि परिवार के लोग सपोर्ट में हैं, मेरी परिवार के लोग। और घर में जो ट्यूशंस चल रहे हैं उससे हो पा रहा है, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि आगे भी मैं एक मतलब कि इस चीज को जो भी हमारा जो सोर्स, इकोनॉमिकल सोर्स, इसको एक मजबूती के साथ रख सकूं, मजबूत रूप दे सकूं, ताकि इन फ्यूचर मैं या मेरे बेटे को भी या रुपेश को भी इस तरह का कोई ट्रबल, बड़ा ट्रबल ना फेस करना पड़े। राइट। जैसा मतलब जैसा आपने अभी कहा है कि जब इस तरीके की एक्शन होती है तो वो एक्शन बस हम्म। वो एक बंदे के साथ नहीं होती, उनको ऑफ कोर्स हाँ उनकी फ्रीडम उसे छीन ली गई है, लेकिन उनके पूरे परिवार को उसकी जो उसके जो बिल्कुल, कॉन्सिक्वेंसेस है वो उनको फेस करने झेलने पड़ते हैं, पर। जैसे आप कर रहे हैं। और आप बहुत ही करेजियसली वो कर रही है, आप वो संभाल रही है, घर संभालते ही भी आप लड़ रही है। और आप आई एम श्योर कि जर्नलिस्टिक फ्रेटर्निटी जो है वो आपके साथ है, एंड विल ट्राई एंड विल सी कि जल्द से जल्द इसके ऊपर जो है वो सोल्यूशन निकले, और जल्द जल्द से जल्द रुपेश कुमार सिंह जी फ्री हो जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी बात की खुशी है कि आप लोगों का साथ है, सारे लोगों का साथ है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज आपने ज्वाइन किया यहाँ पे, और आज आपने हमसे बात की, आपने पूरी कहानी हमारे साथ शेयर की, एंड आई होप कि आगे भी हम इस तरह से कनेक्टेड रहेंगे। बिल्कुल, शुक्रिया। Yes. So that was Indie Journal in Focus. We spoke with Ipsa Shatakshi, spouse and partner of journalist Rupesh Kumar Singh, who has been in jail for around a year now. In July, he'll complete 1 year in jail. Do like this video, do share it with your friends, and do not forget to hit the subscribe button and hit the bell icon as well, so that you can get access to all the other interviews and all such other video content that we produce. Thank you.